56,000 मीट्रिक टन गेहूं का उठान भी हो चुका है। साथियों, 18 अप्रैल से उठान प्रक्रिया में तेजी आई, क्योंकि पहले बरसात हो रही थी। आप देख रहे हैं 3-4 दिन लगातार बरसात होती रही। हमने 1 तारीख से परचेज शुरू किया था। 1 तारीख से परचेज शुरू किया तो मौसम खराब हो गया। मौसम खराब हो गया तो कई दिन मेरे किसान को बेमौसमी बरसात के कारण परेशानी भी आई, परंतु हमारे किसान ने उसका भी सामना करते हुए उसको पार किया है। मौसम खराबी के कारण और नमी के कारण थोड़ा उठान में दिक्कत आई है, हम मानते हैं इस बात को, क्योंकि मौसम का खराबा था। और 18 तारीख से सुचारू रूप से उठान शुरू हो गया। और मुझे खुशी है कि जिस दिन 18 तारीख को ये उठान शुरू किया, हर रोज लगभग 3.5 लाख मीट्रिक टन का उठान हो रहा है। हर रोज हरियाणा के अंदर से, मंडियों से, अगर आप लोग देखेंगे तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे, हर रोज 3.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान हो रहा है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि यह पूरी प्रक्रिया अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रही है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी फसल खरीद का भुगतान 48 से 72 घंटे में के भीतर सीधे उनके खाते में पहुंचाया जाए, इस बात को हमने सुनिश्चित किया है। यदि हम पिछले वर्ष से तुलना करें तो यह प्रगति और भी स्पष्ट हो जाती है। और भी आपको इसके अंदर दिखाई देगा कि रबी 70, जो रबी के सीजन के अंदर 2025-26 में साथियों कुल 72,89,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। 72,089 मीट्रिक टन, ये 25-26 की बात कर रहा हूँ, पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं। वहीं इस वर्ष अब तक 81,48,000 मीट्रिक टन गेहूं की फसल मंडी में आ चुकी है। यह केवल आंकड़ों की प्रस्तुति नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास, उस मेहनत और उस बदलाव की कहानी है जो हरियाणा के खेतों से मंडियों तक और मंडियों से सीधे किसानों तक, बैंक के खातों तक पहुंचता है। किसानों के बैंक के खाते तक पहुंचता है। ये उसकी विश्वास की ये प्रस्तुति है। साथियों, यह उस संकल्प का प्रमाण है, उस संकल्प का परिणाम है जो हमारी सरकार ने साथियों लिया था कि किसान को, किसान के खेत के एक एक दाने को, मैंने कहा भी था, मैंने प्रेस में कहा था, एक बार नहीं कहा, कई बार कहा, क्योंकि इतना बड़ा झूठ का बॉन्डर खड़ा कर दिया। कईया ने तो जूते भी नहीं पाए, बाज रहे मंडी की तरफ, भाई जूते तो पहले वो है, मंडी की तरफ बाज रहे। मैं बार बार ये बात बोल रहा था, मैं कह रहा था देखिए इनके समय के अंदर ये सीजन 2.5 महीने का, 2 महीने से लेकर के 2.5 महीने का सीजन था, परंतु अब ये कम होकर के ये 15 दिन का रह गया। 10 और 15 दिन के बीच में ये सीजन रह गया, क्योंकि जहां 2.5 महीने का सीजन, और अवाक देखिए, मैं तो पिछले साल की बात कर रहा हूं, लगभग 16,000 मीट्रिक टन, पिछले साल से ज्यादा अवाक अब तक पहुंच चुकी है, अब तक मंडी में आ चुकी है पिछले साल से। 2014 में कितनी थी? 2014 के अंदर कांग्रेस के नेता जो बिना जुतियों के घूम रहे हैं, बतानी चाहिए कि हमारे समय में ये था, दूसरे पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। इसीलिए मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश के किसान के
साथ रूबरू हो रहा। ये तो इस प्रकार का खड़ा कर दिया जनो आज तक फसलें नहीं खरीदी गई, पता नहीं क्या कर दिया। अरे एक सिस्टम को ठीक किया, मेरे किसान को दिक्कत नहीं है। मैंने बताया है कि हरियाणा के किसान ने उस तकनीक को अपनाया है, अच्छी बात है। नई तकनीक के साथ मेरा किसान जुड़े। 97% बायोमेट्रिक हुआ है, कोई छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। 97% बायोमेट्रिक होना बहुत बड़ी बात है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमने जो एक एक दाना गेहूं का हमने एमएसपी पर जो कहा था कि खरीदा जाएगा और उसका पूरा हक साथियों समय पर मिलेगा, ये बात मैंने कही थी कि उसका पूरा हक समय पर मिलेगा। यह परिवर्तन साथियों अचानक नहीं आया है, बीवाईसी आ गया एकदम परिवर्तन। ये पिछले 2014 से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार काम कर रही है, ये उसका परिणाम है। कांग्रेस के लोग बोलते रहे कि मैं आऊँगा पोर्टल बंद करूँगा, कर दिया ना पोर्टल बंद। व्यवस्था नहीं थी इनके समय में। इनके समय में तो किसान को क्या क्या दिक्कतें आती थी वो भूल गए ये लोग। किसान नहीं भूला, किसान को ध्यान में है कि इनके समय में कैसे फसल हम बेच करके आते थे, क्या स्थिति होती थी। ये परिवर्तन डबल इंजन सरकार में 2014 से पहले की स्थिति को भी हम सब जानते हैं, जो हमारी सरकार में ये परिवर्तन आया है। साथियों, न डिजिटल व्यवस्था थी 2014 से पहले। 2014 से पहले तो कुछ भी नहीं था, न डिजिटल व्यवस्था थी, न पारदर्शिता थी। पारदर्शिता भी नहीं थी, किसान घूमता रहा था, न समय पर भुगतान होता था, भुगतान भी नहीं होता था समय पर। 2-2 महीने तक किसान घूमता रहता था। ये नहीं बताया इन्होंने, मंडी में चले तो गए, पर ये नहीं बताया कि हमारी सरकार के अंदर 2-2 महीने भुगतान भी नहीं होता था किसान का। मैंने कहा है ना कि हमने 48 से 72 घंटे उसका सुनिश्चित किया है, उसके खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का काम किया है। और साथियों, किसानों को मंडियों में अपनी फसल बेचने के लिए इनके समय में लंबी लंबी लाइनें लगती थी, कतार लगती थी। 8-8 घंटे तो ट्रैली नहीं उतरती थी, जबकि 2.5 महीने का सीजन था। 2.5 और अवाक भी कम थी, फसल भी कम थी। आज जो मैंने बात किया है यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। मेरे ख्याल से, मेरे ध्यान में है, ये कभी हुआ होगा, इतनी अवाक आई होगी, तो ये ऐतिहासिक पिछले 4 साल का रिकॉर्ड अब की बार तोड़ा है। लंबी लंबी किसान को कतारों में खड़ा होकर के 1-1 दिन तक ट्राली उसकी नहीं उतरती थी, इंतजार करता रहता था। कागजी टोकन बना देते थे, कागजी हाथ से लिख करके उसने फिर पता नहीं क्या लिख देते उसके ऊपर, कागजी टोकन होते थे। और भुगतान के लिए महीनों महीनों लंबा इंतजार करना पड़ता था किसान को, भी मेरा भुगतान हो जाएगा। परंतु साथियों, मैं बताना चाहूँगा 2014 से अब तक फसल खरीद की प्रक्रिया में हमने बहुत बड़ा सुधार किया है, बड़ा सुधार किया है। इससे पहले केवल गेहूं और धान की ही खरीद एमएसपी पर की जाती थी, परंतु आज हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां मेरे किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा प्रदेश कर रहा है। फसल खरीद की साथियों पूरी व्यवस्था को किसान केंद्रित बनाया गया है। इसके लिए कई सुधार किए गए हैं और साथियों जिससे यह प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल
और जवाबदेह ये बनी है। साथियों, सुधार की दिशा में हमने जो पहला कदम उठाया था, वो पहला कदम 2019 से हमने शुरू किया था। 2019 में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल वो हमने बनाया था। कांग्रेस के लोग, बड़े नेता, राहुल गांधी भी इनका उंगली ले देते, कहा ये बोल लो, कहा पोर्टल बंद करेंगे। राहुल का भी पोर्टल बंद कर रखा ना। अरिविजा बंगाल के अंदर फेरो जगह बंद घूमते रहेंगे, जे माथ पायों तले ते जे पट्टी पड़िया, यही हाल है। पंजाब वाला की भी पट्टी पड़ी जाए साथियों, किसान को व्यवस्थाएं ठीक मिलनी चाहिए, पारदर्शी मिलनी चाहिए। ये हमारी सरकार का ध्येय है कि किसान को कोई दिक्कत मंडी में ना आए, उसके अंदर सुधार हो। निरंतर हम सुधार की तरफ चल रहे हैं। साथियों, इस वर्ष 10,07,657 किसान पंजीकृत हुए हैं मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर। साथियों, हमने दूसरा कदम ई खरीद पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल गेट पास और एग्जिट गेट पास की व्यवस्था को लागू किए। और साथियों, इस सीजन में मैं ये बताना चाहूँगा कि अब तक 13,47,000 डिजिटल गेट पास जारी हुए हैं। 13,47,000 डिजिटल गेट पास हमने जारी किए हैं। साथियों, तीसरा सुधार हमने बायोमेट्रिक का, उससे सत्यापन करना, वो सुधार किया है। पिछले दिनों आपने देखा है धान की फसल के अंदर फर्जी गेट पास कट गए, कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत बड़ा वो गोलमाल दिखाई दिया। तो हमने इस व्यवस्था को भी सुधारने का काम किया है, बायोमेट्रिक सत्यापन, ताकि मेरा किसान सम्मानित किसान जो मेहनत करता है, पसीना बहाता है, देश का पेट भरता है, हम चाहते हैं कि उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या न खड़ी हो। साथियों, इसमें गेहूं बेचने से पहले हम सब जानते हैं कि किसान जो हमने बायोमेट्रिक सत्यापन किया था, मैंने बताया भी था यहाँ पर कि उसको बेचने से पहले वो अपने 3 व्यक्तियों को ऑथराइज कर सकता है। किसी भी 3 व्यक्तियों को जो ऑथराइज करेगा, किसी एक का फिंगरप्रिंट के माध्यम से सत्यापित अनिवार्य था। साथ ही हमने वाहन नंबर भी दर्ज होता है, उसकी भी व्यवस्था की थी कि ट्रैक्टर का वाहन नंबर हो। ये भी मेरे को समझ में नहीं लगी, ये बुग्गी जो टले का चले गए। कोई बात नहीं भाई, ये हमारा साधन है, बुग्गी पे भी लेकर आएंगे, क्यों नहीं खरीद देंगे। हरियाणा सरकार, हुड्डा साहब कह रहे थे कोई मुंडे बदल लेवा, मैं मुंडे पर भी खरीद लेंगे, कोई भी लेगा खरीद के, परंतु एक एक दाना खरीद देंगे, ये हमने कहा है। किसान की ट्रैक्टर की फोटो ही लेनी थी हमने, उसको अपलोड करना था, कुछ नहीं करना, और समय नहीं लगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आई किसी की। इनके समय में तो मैंने कहा है कि एक एक दिन 2-2 दिन लाइन में खड़े रहते थे, किसान ट्रैली लेकर के खड़े रहते थे, तो 5 मिनट भी नहीं, आवाक ज़्यादा, समय कम। उस कम समय के अंदर मैं अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि सभी ने मजबूती से उस सिस्टम को संभाला है। सिस्टम को संभालने का काम सभी हमारे अधिकारीगण और कर्मचारियों ने जो नीचे तक लग करके वो किया है,
किसी किसान को कोई दिक्कत नहीं आने दी है, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, चौथा सुधार हमने जियो फेंसिंग का किया है। एक बड़ा सुधार ये भी किया था, क्योंकि पहले ये नहीं पता लगता था, कहते थे भी यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, धान टल जाता, वहाँ कुछ और आ जाता था। परंतु अब हमने हरियाणा के प्रदेश के अंदर 416 मंडियों व 128 खरीद केंद्रों की जियो फेंसिंग की गई। 416 हमारी मंडियाँ हैं और 128 हमारी सब यार्ड और केंद्र हैं, सब केंद्र हैं, उनकी जियो फेंसिंग की गई। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि जिसकी हमने जियो फेंसिंग की थी कि मंडी से बाहर किसी भी अज्ञात स्थान पर कोई भी फर्जी शादियों खरीद संभव नहीं हुई, कोई खरीद संभव नहीं। जहां हमने चिन्हित किया वहीं खरीद हुई है। और साथियों, पांचवा सुधार हमने किया सीसीटीवी निगरानी। मंडियों में 332 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए और वहाँ कैमरों की निगरानी में जो किसान की उपज है, पैदावार है, उसको तोलने का काम भी उसके निगरानी के अंदर हो रहा है। साथियों, सबसे बड़ा सुधार हमने फसल की खरीद के 48 से 72 घंटे के भीतर पैसा किसान के खाते में पहुंचता है, उसका किया 48 से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सांसद अमृतपाल से जुड़ी हुई। सांसद अमृतपाल को 30 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 2 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। सांसद अमृतपाल को 30 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 2 दिन के रिमांड पर थे जब पंजाब पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। कोर्ट में पेशी होने के बाद अब यह बड़ा फैसला लिया गया। अजनाला कोर्ट ने 30 अप्रैल तक उनको न्यायिक हिरासत में भेजा। इस वक्त की बड़ी खबर सांसद अमृतपाल से जुड़ी हुई है, जिनसे 2 दिन रिमांड के ऊपर लगातार इन्वेस्टिगेशन की गई। असम पहुंची थी पंजाब पुलिस, जहां पर उनसे इन्वेस्टिगेट किया गया, सारी पूछताछ हुई और अब यह बड़ा फैसला आ रहा है। 30 अप्रैल तक उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सांसद अमृतपाल से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अजनाला कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और अब अमृतपाल 30 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। काबिले गौर है कि 2 दिन उनको रिमांड पर लिया गया था। पंजाब पुलिस ने उनसे पूछताछ की, अजनाला कांड के रिलेटेड जितने भी सवाल थे वो उनसे किए गए और अब यह फैसला लिया गया। अजनाला कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है कि 30 अप्रैल तक सांसद अमृतपाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से सांसद अमृतपाल से जुड़ी काफी खबरें आ रही थी, सुर्खियों में बने हुए थे वो, और जब पंजाब पुलिस उनसे पूछताछ के लिए पहुंची तब ये तस्वीरें भी सामने आई थी जब पुलिस स्टेशन पहुंचे थे अमृतपाल, जहां पर उनसे सारी पूछताछ की गई है। और अब यह बड़ी खबर आई है कि उनको 30 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक नामांकन भर सकते हैं उम्मीदवार। जिक्र खास है कि 28 अप्रैल तक प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिल जाएंगे। 10 मई को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 13 मई को निकाय चुनाव के परिणाम आएंगे। निकाय चुनाव जो हरियाणा में होने जा रहे हैं उससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। आज नामांकन का आखिरी दिन है, यानी आज सारे उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे। 28 अप्रैल को जितने भी प्रत्याशी हैं उनको उनकी जो सिंबल्स हैं जिसके ऊपर वो वोटिंग होगी, वो सिंबल्स, वो चुनाव चिन्ह जो हैं वो दे दिए जाएंगे। उसके बाद 10 मई को इसके लिए वोटिंग होगी। 10 मई वो बड़ा दिन जब निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 13 मई को इस निकाय चुनाव के परिणाम आएंगे। सो वोटिंग का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है हरियाणा में। आज जो नामांकन का आखिरी दिन है, आज काफी बड़े चेहरे नामांकन भरते हुए नजर आ सकते हैं। दोपहर 3 बजे तक नामांकन भरने का टाइम जो है वो दिया गया है और 10 मई को इस पर वोटिंग होगी। वहीं नामांकन के साथ ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। साथ ही सीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। श्यामलाल बंसल जी उसी का उदाहरण है कि जो कार्यकर्ता काम कर रहा है, पार्टी कहीं ना कहीं उसके बारे में
मंथन विचार कर रही है और समय आने पर उसका उचित सम्मान भी होता है। श्यामलाल जी ने और इनके साथ हमारे पंचकुला के वार्ड पार्षदों ने 20 वार्ड पार्षदों ने नामांकन भरा है और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मां मनसा की ये पवित्र भूमि और जिस भूमि पर गुरु गोविंद सिंह जी के चरण कमल पड़े, नाडा साहिब, मां चंडी की ये धरती, मैं इसको प्रणाम करता हुआ मैं श्यामलाल जी और इनकी पूरी टीम जो 20 पार्षद हैं जिन्होंने नामांकन आज भरा है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मैंने कहा है कि 3 निगम के चुनाव हैं, 3 के 3 हमारे मेयर, 1 नगर परिषद का चेयरमैन, 3 नगर पालिकाओं के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम जीत करके कमल का फूल, ये डबल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन में तब्दील होगी। और मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की एक गति चली है हरियाणा प्रदेश में, हमारी डबल इंजन की सरकार उन योजनाओं को निरंतर धरातल पर उतारने का काम कर रही है। इनमें भी हम कोई विकास की कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पिछले 11 वर्षों में आप देख रहे हैं हरियाणा किस गति से बदला है, गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है। मैंने विधानसभा में 1-1.25 साल पहले हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ 217 संकल्प किए थे। 217 संकल्पों में से 63 संकल्प हमारी सरकार ने पूरे किए हैं। आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण संकल्प हैं, चाहे बहनों की रसोई में जिन परिवारों की इनकम 80 है 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाने की बात है, चाहे बहनों को 2100 रुपये लाडो लक्ष्मी योजना के तहत देने की बात है, चाहे आयुष्मान योजना के तहत 27 लाख परिवारों को इलाज के तहत राशि देने की बात है, और चाहे मेरे किसान की फसल को एमएसपी पर खरीदने की बात है। कांग्रेस को भी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ इनके पास बताने के लिए क्या है। इन पर बताने के लिए है मोदी को गाली देना, सबसे पहले तो भी मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। दूसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो पवित्र संविधान बनाया उसको लेकर के कि अगर सत्ता में आ गए तो खतरा हो जाएगा। हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पंचकुला नगर निगम की पूर्व मेयर ने कांग्रेस छोड़ दी है। उपेंद्र कौर आहलूवालिया ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वे जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। सो इस वक्त हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मेयर उपेंद्र कौर ने कांग्रेस छोड़ दी है और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि वे जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। आज सीएम नायब सैनी उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवा सकते हैं। सो निकाय चुनाव से पहले एक बार कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। पंचकुला की पूर्व मेयर उपेंद्र कौर ने कांग्रेस छोड़ दी है। उपेंद्र कौर आहलूवालिया जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ये भी खबर है कि आज सीएम नायब सैनी उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवा सकते हैं। तो समझा जा सकता है कि जब निकाय चुनाव सर पे हो और एक पूर्व मेयर पार्टी छोड़ दे तो एक बड़ा झटका इसको माना जा सकता है। और कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है हरियाणा में, जहां पे निकाय चुनाव से एग्जैक्ट पहले पूर्व मेयर उपेंद्र कौर आहलूवालिया ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का पलड़ा पकड़ लिया है और खुद नायब सिंह सैनी उनको ज्वाइन करवाते हुए नजर आ सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी तारा ठाकुर फोन लाइन पे हैं। तारा, हरियाणा में एक बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। उपेंद्र कौर आहलूवालिया ने कांग्रेस छोड़ दी है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए पंचकुला नगर निगम चुनावों को लेकर बात करें तो कल दिग्गज नेता जो थे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के, उन्होंने नामांकन पत्र भरा था। लेकिन शाम तक जो है एक बड़ी खबर जो है निकल कर आई है कि जो पूर्व मेयर थी कांग्रेस की उपेंद्र कौर आहलूवालिया, उन्होंने अपने कांग्रेस सदस्य से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि आज करीब 1 बजे जो है उनके निवास स्थान पर पहुंचकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद उन्हें भाजपा ज्वाइन करवाएंगे। कहीं ना कहीं निकाय चुनाव को लेकर जो लगातार राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में है, ऐसे में
कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व मेयर है उपिंदर कौर अहलूवालिया, उनके भाजपा में जाने से एक बड़ा झटका वो लगेगा कांग्रेस को। तो अब फेरबदल जो वो बड़ा जो देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी जो है इसको लेकर आज ज्वाइनिंग होगी और उसके बाद आगे का समीकरण क्या बदलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूर्व मेयर थी उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जो है भाजपा पर जो है विश्वास जताया है। वो भाजपा का दामन थाम कर जो है आगे की जो निकाय चुनावों को लेकर वो भाजपा के साथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ सकती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आ रही है हरियाणा में, जहां पे उपेंद्र कौर अहलूवालिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की मंशा जाहिर की है। और देखा जा सकता है कि आज ये तस्वीरें भी आ सकती हैं जब खुद नायब सिंह सैनी उनको भाजपा ज्वाइन करवाते हुए दिख सकते हैं। निकाय चुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। हरियाणा प्राइम में इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।